हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। एन इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स, जैसा कि आपने पहले वाले लेक्चर में देखा, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग होते हैं एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड होलोसिनोसिस। Now let's discuss about the abiotic components. Abiotic components of an ecosystem include all chemical and physical elements, that is non-living components. Abiotic components can vary from region to region and from one ecosystem to another ecosystem. दैट मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट्स हर एक इकोसिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं, मोर और लेस दे आर डिफरेंट. दे डिटरमाइन एंड रेस्ट्रिक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम. मतलब इकोसिस्टम के अंदर जो जो भी डाइवर्सिटी है बायोटिक फैक्टर्स की या उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी या ग्रोथ है, वो किस पर डिपेंड करती है? एबायोटिक कंपोनेंट्स पर. हैंस दे आर कॉल्ड द लिमिटिंग फैक्टर्स. लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे कि सपोज सनलाइट है, ये क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जो कि लिमिटिंग है. इसका जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि डीप ओशियंस हैं. डीप ओशियंस में एक डेप्थ के बाद क्या है, जो सनलाइट है वो नहीं मिलती है वहाँ पर. दैट मीन्स उस जगह पर क्या है, जो सनलाइट है वो है लिमिटिंग फैक्टर है. एंड ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, और ये जो दो इकोसिस्टम सपोज टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर्स भी अलग अलग होंगे. फॉर एग्जांपल अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल और रॉक, अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. उसी तरह से हम देखें कि एक्वाटिक सिस्टम में क्या होंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स. ये होंगे इंक्लूड्स डिजॉल्व गैसेस, डेप्थ ऑफ वाटर, सैलिनिटी, पीएच ऑफ वाटर, लाइट इंटेंसिटी एक्सेट्रा. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सनलाइट. सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, जैसे कि आप सबको पता है, विच मेक्स इट एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर. सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसे हम कहते हैं PAR. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो PAR क्या है? इट डेजिग्नेट्स द स्पेक्ट्रम रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन. और ये स्पेक्ट्रम रेंज क्या है? इट रेंजेस फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स दैट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये जो रेंज है उसी में ही फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. अब ऑन द इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन. दैट मीन्स जो PAR है उसका सिर्फ लेस देन 50% ही फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है. उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है? प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी, जो कि जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स. तो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो सन्स की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, रेडिएंट एनर्जी को, और उससे क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. अब प्लांट क्या करता है? एक तो PAR हो गई, फिर लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है. अब उसमें भी क्या है? प्लांट कैप्चर्स ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR. जो भी PAR है दैट इज़ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, उसका प्लांट्स कितना कैप्चर करते हैं? ओनली 2 to 10%. एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. मतलब जितना भी आपके पास जो सनलाइट है उसका सिर्फ हम कितना यूज़ कर रहे हैं? ओनली 2 to 10%, जो कि फोटोसिंथेटिकली, जिससे कि प्लांट्स फूड बना रहे हैं और उससे वर्ल्ड्स क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है. Energy determines the distribution of organisms in the environment. Primary production is defined as the amount
ओके, अब इसको हम क्या समझते हैं, एनर्जी डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अलग अलग एनर्जी लेवल होएगा, अलग अलग लेवल पे। तो हम स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स हैं, उस तरह से एनर्जी लेवल अलग होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन की। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होएगा, जो कि फोटोसिंथेसिस से बनता है। तो व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। तो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है पर यूनिट एरिया एंड ऑन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोडक्शन। और इसकी ये यूनिट दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, और इनके यूनिट्स मैंने मेंशन कर रखी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो हैं जीपीपी, दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ये क्या होता है, इट कैन बी डिवाइडेड, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बनना है वो क्या कहलाएगी, उसकी ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसके बाद क्या होता है, जो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। अब जितना भी जीपीपी है उसमें से कई पार्ट, उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट किस में यूटिलाइज हो गया, प्लांट्स के खुद के रेस्पिरेशन में। तो जो बचा पार्ट है वो क्या कहलाता है, एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, दैट इज आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे आप देख सकते हैं जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। Okay, so that is net primary productivity is the available biomass for the consumption to heterotrophs। तो अब जो फर्स्ट लेवल क्या है, प्रोड्यूसर्स में सबसे पहले क्या होगा, जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद उन्होंने रेस्पिरेशन किया तो क्या बच गया, एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अवेलेबल बायोमास है किसके लिए, नेक्स्ट लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ओके, चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे डीकम्पोजर्स हो। उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द हर्बीवोर्स। तो जो सेकेंड लेवल पे होएगी वो क्या होएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स में डिस्कस कर लिया डिटेल में सनलाइट, जिससे कि आपने क्या पता लगाया कि प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जीपीपी क्या है, एनपीपी क्या है, पीएआर क्या है। ओके, नाउ क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच इंक्लूड द क्लाइमेटिक रिजीम एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, लाइट, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूरीथर्मल। ओके, बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज। पर अधिकतर ऑर्गेनिजम्स सिर्फ नैरो रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मल कहते हैं। इसी तरह से यूरी हेलाइन, दैट मीन्स जो कि वास्ट हेलाइन रेंज में या सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। स्टेनो हेलाई जो कि कम, जो जिनकी नैरो रेंज होती है सैलिनिटी को टॉलरेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, सॉइल। तो सॉइल को हम कहते हैं एडाफिक फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो ये फैक्टर्स किससे रिलेटेड हैं, सॉइल से रिलेटेड हैं। उसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जबकि कि सॉइल की टाइप क्या है, सॉइल प्रोफाइल, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या कहलाते हैं, एडाफिक फैक्टर्स। उसके बाद आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या, लाइक वाटर, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सो ऑन। देन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये इंक्लूड करेंगे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ह्यूमिड सब्सटेंसेस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स।
अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं किसको, एबायोटिक फैक्टर्स को। ओके, तो देयर आर वेरियस वेज in which organisms respond to the various abiotic components. They include the following. अब किस तरह से वो अपने रिस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से हम इनको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलेट। रेगुलेट का क्या मतलब है, इट इज़ द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द कांस्टेंट कंडीशन इन द बॉडी। मतलब कि वो अपना बॉडी जो है उनकी वो कांस्टेंट रहती है, चाहे जो एबायो टेम्परेचर है सपोज़ वो हाई या लो होता रहा, पर जब उनका बॉडी है वो सेम रहती है। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है ह्यूमंस। ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू मेंटेन homeostasis in terms of body temperature. Humans try to maintain a temperature of 37 degrees Celsius, sweating in hot weather and shivering in a cooler one. That means यदि आप ठंड चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि आपको गर्मी लग रही है तो बॉडी आपका टेम्परेचर कंट्रोल करेगी बाय स्वेटिंग, और यदि आपको सर्दी है तो वो शिवरिंग से आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेगी। तो ये ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं रेगुलेट, ये रेस्पॉन्स कहलाता है रेगुलेट। नेक्स्ट है कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी कंडीशंस। ओके, जैसे ह्यूमंस में होता है इस तरह से और ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। एंड दे हैव ए फ्लक्चुएटिंग बॉडीली कंडीशंस एज पर द एनवायरनमेंट। मीन्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट उनकी जो बॉडी कंडीशंस हैं वो चेंज होती जाती हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेट। माइग्रेट में क्या होता है, जैसे आपने माइग्रेंट बर्ड्स और ये सब आप सुनते ही आ रहे हो, तो ये क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस एंड रिटर्न व्हेन द वेदर कंडीशन इज रेस्टोर्ड। तो मतलब जहाँ पर वो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पर वेदर कंडीशंस यदि उनके लिए सूटेबल नहीं होती तो वो फार ऑफ प्लेसेस पर क्या चले जाते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या, बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया। अपन साइबेरियन क्रेन्स या साइबेरियन बर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये माइग्रेट टू साउथ ड्यूरिंग विंटर टू अवॉइड द कोल्ड वेदर। तो वो माइग्रेट होते हैं विंटर को अवॉइड करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है सस्पेंड। सस्पेंड का क्या मतलब होता है, सम ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू एस्केप हार्श एनवायरनमेंट। तो मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करते हैं, हार्श एनवायरनमेंट के लिए उनमें कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन। दैट मीन्स वो स्पोर या एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में स्पोर बनते हैं और वो ज़मीन में या कहीं डेब्रिस में उसमें पड़े रहते हैं, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अब और उसके बाद एक और टर्म है हाइबरनेशन। जैसे कि फ्रॉग हाइबरनेट करते हैं एक्सट्रीम विंटर्स में, और वो इसी तरह से बियर गोइंग टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज़ अनदर एग्जाम्पल। नाउ बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स आर ऑल द लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। These living things interact with one another in many ways. Biotic factors and their interactions can be broken down into primary producers. All plants broken down into primary producers. All plants such as grasses, trees are producers. Producers मतलब जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कौन से होंगे, अधिकतर ग्रीन प्लांट्स होंगे। ओके, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि सनलाइट के बिना भी अपना दे मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम the autotrophs are mainly the rooted plants. In aquatic ecosystem, floating plants called phytoplanktons and shallow water rooted plants called macrophytes are the dominant producers. और उसके अलावा जो मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती हैं, चलिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। नेक्स्ट कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले लेवल पे क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या आएगा, कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में सबसे पहले या हीटरोट्रॉफ्स। तो दीज ऑर्गेनिजम्स मोस्टली ये एनिमल्स होते हैं, और ये किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं एंड अदर एनिमल्स। मतलब या तो वो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे या अदर एनिमल्स को खाएंगे। दे मे ऑल्सो ईट डीकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स ऑल्सो रेफर टू एज फैगोट्रॉफ्स। Phago means to ingest or swallow, or macro consumers.
Consumers are further categorized as herbivores, carnivores, omnivores and parasites. That means जो कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो किसको वो हर्बीवर्स होएगा मेनली, जैसे सपोज आप कह सकते हैं कि प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवर्स है, सपोज आप रैबिट ले सकते हैं। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, सपोज वुल्फ हो सकता है। फिर टर्शरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है या प्राइमरी को खा रहा है वो टाइगर हो सकता है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो कि फूड चेन को बनाते हैं। तो एंड कंज्यूमर्स दैट ओनली ईट प्लांट्स वो हर्बीवर्स होते हैं, और दे आर ऑफन नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर्स का लेवल है। सबसे पहले कोई भी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। और जो डीकम्पोजर्स है वो हर लेवल पे एक्ट करते हैं। ओके, डीकम्पोजर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पे भी एक्ट करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पर भी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर भी, टर्शरी कंज्यूमर्स पे भी। तो डीकम्पोजर्स को हम लेट्स डिस्कस दैम। डीकम्पोजर्स मतलब सैप्रोट्रॉफ्स। व्हाट आर डीकम्पोजर्स, जो कि ये सैप्रोट्रॉफ्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स दैट इज rotten and feeder, they are also called decomposers or reducers. They break down the complex organic compounds of dead matter, plants or animals. जो भी डेड ऑर्गेनिक है, या डेड प्लांट है या डेड एनिमल है, उन पर ये सर्वाइव करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये ब्रेक कर देते हैं इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स। और ये मेनली क्या करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं। डीकम्पोजर्स डू नॉट इंजेस्ट देयर फूड, वो ये नहीं कि फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, इंस्टीड दे क्या करते हैं, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मतलब ये नहीं है कि जो वो डेड जो एनिमल है या प्लांट है उसको खा रहे हैं, वो उसको क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि क्या करता है, उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देता है, और उसके बाद फिर उनको वो उसको वो यूज़ करते हैं। एंजाइम्स एक्ट अपॉन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द डेड मैटर एंड डीकम्पोजर जो एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन न्यूट्रीमेंट्स, और फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। द रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर एडेड एज मिनरल्स टू द सबस्ट्रेटम, और जो बाकी चीज़ें रह जाते हैं वो आपकी सॉइल के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। Released minerals are reused, utilized as nutrients by the plant that is producers. तो आप देखें ये decomposers का कितना important रोल है। यदि decomposers ना हो तो जो पूरा अर्थ है ना वो क्या हो जाएगा, ये बदबू से भर जाएगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये यार ये क्या है, बिल्कुल एक सफाई कर्मचारी की जैसे या स्कैवेंजर्स की जैसे एक्ट करते हैं। उसके बाद और एक टर्म है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स का एग्जांपल है अर्थवर्म। ये भी क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। दैट मीन्स जो ये डेट्रिटस भी क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में करते हैं और फिर बाद में कंज्यूमर्स इन पे फाइनली एक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये जितनी भी टर्म्स इसके अंदर हैं वो आप उनको लर्न कीजिएगा। शॉर्ट आंसर्स भी बन रहे हैं इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, और मेनली टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।